हरदीप सिंह पुरी जी हमारे बीच में आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी जो हमारे प्रदेश में महामंत्री और माननीय मंत्री जी की पूरे यात्रा के संयोजक हैं। पूजा सूरी जी जो हमारे प्रवक्ता और अजय सरावत भाई जो यात्रा में भी रहे हैं और हमारे प्रवक्ता सभी मंच पर हैं। माननीय मंत्री जी आप सभी लोगों से जन आशीर्वाद यात्रा के विषय में पूरी बातचीत करेंगे। जो भी आपके मन में प्रश्न होगी उन जन आशीर्वाद यात्रा एवं उनकी जितनी भी मिनिस्ट्री है उनके बारे में बात करेंगे। और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज माननीय हरदीप जी के विषय में आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि जब दिल्ली के तमाम जगहों पर माननीय हरदीप जी जा रहे थे, पूरब से पश्चिम में बोल सकती हूँ, दिल्ली का कोना कोना 2 दिन से और कल भी जाएंगे, तो वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली की जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली की धरती से आते हैं, जिनका जन्म और जो जन्म भी दिल्ली में हुआ और पले बढ़े भी दिल्ली में है। तो दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले माननीय मंत्री जी से अब मैं ये निवेदन करूंगी कि वो प्रेस को संबोधित करें। माननीय हरदीप सिंह जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबने अपना समय निकाला और मैं इस अवसर पर आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ जन आशीर्वाद यात्रा का और दिल्ली, जहाँ पे मुझे कल मौका मिला प्रवेश साहिब सिंह जी की कंस्टिट्यूएंसी वेस्ट दिल्ली में जाने का, हंसराज हंस जी की नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और मनोज तिवारी जी की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में यात्रा और आशीर्वाद देने का। और कल हमारा कार्यक्रम होगा रमेश बिदूरी जी की साउथ दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी। अभी स्पोक्स पर्सन जी ने कहा कि मैं दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी 1952 में और मेरी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन दिल्ली में हुई। और कोई अगर विश्व भर में कोई ऐसा शहर है जिसको मैं अपना कह सकता हूं तो वो दिल्ली है। पर दिल्ली में क्या स्थिति थी और क्या स्थिति आज है उस पर मैं आपको 2-3 मिनट लगाऊंगा। और कल की जन आशीर्वाद यात्रा की मोटिवेशन क्या थी उसके बारे में 1-2 सबमिशंस करूंगा आपको। 7 जुलाई 2021 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक्सपेंशन की, कुछ नए मंत्री अंदर आए, कुछ गए और कुछ मेरे जैसे जो पहले से ही मंत्रिमंडल में थे पर हमें नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। प्रधानमंत्री जी ने पिछले मॉनसून सेशन के दौरान चाहा कि वो अपने नए मंत्रिमंडल के साथियों का परिचय करवाएं, पर मॉनसून सेशन में जो हुआ वो तो आप सबने देखा ही होगा। हमारे जो विपक्षी दल में हमारे साथी हैं वो चाहते नहीं थे कि पार्लियामेंट रन कर सके। हमने फिर भी कोशिश की, हमने अपनी तरफ से कई बिल पास करवाए और हम तो तैयार थे सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए, कोविड पे और विषयों पे। और वो चर्चा कभी मांगते थे और जब चर्चा शुरू होती थी तो डिस्ट्रप्शन कर देते थे। पर उस चीज में मैं नहीं पढ़ना चाहता। जन आशीर्वाद लेने के लिए कौन गए, नए मंत्रिमंडल में कौन लोग हैं, इसमें से 27 ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव, 12 महिलाएं और 11 एससी एसटी। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ये पहली बार ये ऐसा हुआ
कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन करवाई। और जो कल हमें प्यार मिला, आशीर्वाद तो जनता का मिला, आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो? जो कल 3 कंस्टिट्यूएंसीज में मैं गया, या जो मेरे साथी हैं, मेरे एमओएस हैं, वो यूपी में हैं, उनसे मुझे फीडबैक मिला, और बाकी मंत्रिमंडल से भी। मैं समझता हूं कि ये जो आशीर्वाद मिला है, ये सिर्फ नए मंत्रियों को नहीं मिला, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनकी ये आशीर्वाद मिला है। तो मैं दिल्ली के बारे कुछ आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रखूंगा, और जो केंद्रीय सरकार ने किया है, और आप अगर जानना चाहे कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, नहीं तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। पर मेरी तरफ से एजेंडा है कि केंद्रीय सरकार ने किया। देखिए, दिल्ली में 1947 में जब हमने एक नया रूप लिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, दिल्ली की जनसंख्या उस समय 8 लाख थी, और जब मेरे प्रीवियस जनरेशन, मेरे माता पिता और लोग रेफ्यूजी बनकर दिल्ली आए, तो 1922, 1950-52 तक ये दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ के 8 लाख से 22 लाख हो गई, क्योंकि रेफ्यूजी लोग आए। अगर आप आज दिल्ली की, अगर आप सेंसस मान लीजिए तो होने वाला है, जब भी सेंसस होगा, मैं समझता हूं दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से के आसपास होगी, हो सकता है तो 2 करोड़ से अधिक भी हो। कल में हमारा जो कल की यात्रा का ग्रैंड फिनाले था, वो मनोज जी की कंस्टिट्यूएंसी बुरारी, वहां पे था। बुरारी एक एमएलए कंस्टिट्यूएंसी है। आपको क्या लगता है, आपको जानकारी है कि बुरारी की जनसंख्या क्या है एक एमएलए कंस्टिट्यूएंसी की? 6 लाख। जो दिल्ली की जनसंख्या 1947 में ठीक करीबन उतनी है, क्योंकि बुरारी के साथ साथ एरिया ले लो तो 8 लाख भी बन जाएगी। और जमीन तो दिल्ली की इंक्रीज नहीं हुई। मुझे याद है मेरी पैदाश हुई थी दरियागंज में, फिर उस समय इतने आवास होते नहीं थे। मेरे पेरेंट्स रहे सफदरजंग एयरपोर्ट, तो दिल्ली का बॉर्डर माना जाता था, उसके आगे कोई आबादी थी नहीं। बढ़ती बढ़ती आबादी जो है बढ़ती गई। लोग जब दिल्ली आते हैं, वो भी कारण हो किसी और प्रदेश से, या जो रेफ्यूजीज आए हमारे जैसे, तो मैं समझता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके रहने के लिए, उनके बाकी जीवन में जो आवश्यकताएं होती है उनकी व्यवस्था करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कम से कम पिछले 25 साल से मैं सुना आ रहा हूं, 25 साल से, कि हम ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं इनको रेगुलराइज करने का काम करें। 2006 में तो कुछ कोशिश भी की गई, 1996 में शायद कुछ कदम भी उठाए गए थे, पर जब भी पूछा जाए तो कहते हैं बस काम हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, GNCTD की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कुछ योजना भी बनाई। जब मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया सितंबर 2017 में, 3 सितंबर को, तो मेरे में पूरा ये आइडिया मेरा बना हुआ था, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी से भी कई बार चर्चा हो चुकी थी कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का कुछ करना पड़ेगा।
तो हम दिल्ली सरकार को चिट्ठियां लिखते गए, उन्होंने कहा ये हम करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं, एक कमेटी बना दी है, उसकी बाउंड्रीज डिलिमिटेशन होगी, पता नहीं क्या कुछ। जब हमें 2019 में ये पता लगा कि ये 2021 तक ये काम टाला गया, तब हमने ये डिसाइड किया कि हम एक बिल लाएंगे और उस लेजिस्लेशन के द्वारा जो हमारे भाई बहन जो इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं उनको मालिकाना हक देगा। मैं आपके सामने से ये कहना चाहता हूं कि ये अनऑथराइज्ड शब्द जो है ना, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए कहीं रह रहे हैं और वो इलीगल है तो आप पे स्टिग्मा लगता है, एक कलंक लगता है, और हम शुरू से कह रहे हैं कि इस कलंक को मिटाया जाए। और कल जो हमारी जनसभा हुई उसमें भी यही यूनाइटेड था कि हमने ये कलंक हटाया। अब मैं आपको सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं और शुरुआत में करता हूं 2019 अक्टूबर को। मुझे वो डेट याद है क्योंकि उस डेट मेरी छोटी बिटिया की शादी थी, और क्योंकि हमें ये बिल पास करना था तो मैंने एक वो जो लावा फेरे का हमारा होता है फंक्शन, वो भी मिस किया, और उसके बारे में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ये बिल पास हुआ, उसके बाद हमने बाकी कदम उठाए। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसने जून 2019 में एक रिपोर्ट दी थी, और हमने ये लेजिस्लेशन पास की अक्टूबर में। डीडीए ने 1731 कॉलोनीज और उनके नक्शे बनाए, जिसमें से 1500 कॉलोनीज के नक्शे अपलोड हुए पोर्टल पे। 16 अगस्त तक, आज हुए 18, परसों तक 4,25,834 एप्लीकेंट्स ने रजिस्टर किया था। 4,25,834। और मैं आपसे सिर्फ आपको ये जानकारी देना चाहूंगा, हमारी ये उम्मीद है कि टोटल अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन के माध्यम से 50 लाख हमारे बहन और भाई उनका फायदा होगा, वो इसके लाभार्थी होंगे। और मान के चलिए अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 8 से 10 लाख रजिस्ट्रेशन होंगे। और कमाल की बात यह है कि कोविड के दौरान भी काम जारी रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया 4,25,834 रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसमें एप्लीकेशन हमें मिली है 78,990, और कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप्स कोई 8,463 को मालिकाना हक ये भी दिया गया। आने वाले हफ्तों में, महीनों में ईश्वर करे हम थर्ड वेव से बचे रहे, पर हमें उम्मीद है इसमें भी गति हम बढ़ा देंगे और इसको और तेज आगे ले जाएंगे। लैंड पूलिंग एक और योजना जो हमने चालू की है। हमें उम्मीद है कि लैंड पूलिंग द्वारा 17 लाख एडिशनल आवास मिलेगा, जिसके लाभार्थी होंगे कोई 76 लाख 76 लाख हमारे दिल्ली के नागरिक। इन 17 लाख में से 5 लाख से अधिक जो ड्वेलिंग यूनिट्स होंगे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए होंगे। टोटल 6,930 या 6,930.64 हेक्टेयर land has been registered for expression of willingness to participate in land pooling. 6,930.64 हेक्टेयर जमीन जो है रजिस्टर की हुई है, की गई है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस के लैंड पूलिंग पॉलिसी में वो हिस्सा लेना चाहेंगे। और तीसरी जो हमारी योजना है, जहां झुकी वहीं मकान,
दिल्ली में 675 जेजे क्लस्टर्स हैं। डीडीए नोडल एजेंसी है 376 के लिए। 7,500 के करीब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए घर बनाए जा रहे हैं। 3 जेजे क्लस्टर कालकाजी, जेलरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी शादीपुर में। 3024 प्लस 1675 प्लस 2800 टोटल 7499। और जो इसमें 5200 के करीब फ्लैट तैयार हो जाएंगे दिसंबर 2021 तक और बाकी 2300 हो जाएंगे दिसंबर 2022 में। 16 प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं इस जेजे क्लस्टर्स में, जिसमें 34,000 परिवार के लिए सुविधा और फैसिलिटीज दी जाए। मैं और डिटेल देना चाहता हूं, पर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक पर्सपेक्टिव दे दूं आपको। यदि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ लेके चलते हैं हम, तो इन 3 इनिशिएटिव से और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की रेगुलराइजेशन, लैंड पूलिंग और जहां झुग्गी भाई मकान के द्वारा 2 करोड़ में से 1 करोड़ 35 लाख हमारे जो दिल्ली के नागरिक हैं उनको बढ़िया मकान मिलेगा एक्सेट्रा। ये काम बड़ी जोरों से हो रहा है और मैंने जैसे कहा थोड़ी सी उसमें जो रुकावट आ गई थी महामारी के कारण, वो भी हम मेकअप कर रहे हैं। तो कल जो हमें आशीर्वाद मिला, मैंने कहा वो मुझे आशीर्वाद नहीं मिला, सिर्फ दिनेश जी जो ओवरऑल कोऑर्डिनेटर है या हमारी स्पोक्स पर्सन जो जुड़ी हुई थी या बाकी लोग, मीनाक्षी जी, हमें आशीर्वाद मिला मोदी जी के पॉलिसीज के, और सब जगह था। अब मैं कई और पॉलिसीज है, मैं उसको बताता हूँ। 2014 में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे। जब उज्ज्वला योजना हमने शुरू की 8 करोड़ नए कनेक्शन दिए, पर खिंचते खिंचते वो अभी तक 29 करोड़ तक फिगर पहुंच गई थी। और अभी कुछ देर पहले आपको याद होगा मोदी जी ने योजना उज्ज्वला 2.0 किया, उसमें 1 करोड़ अधिक, वो भी बड़ी तेजी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने कहा था कि मेरा सपना है कि 2022 तक हर एक भारत के नागरिक जहां पे भी रहते हो उनके सर के ऊपर एक पक्की छत, पक्का मकान जिसमें शौचालय हो, किचन हो, गैस कनेक्शन हो। डिमांड असेसमेंट थी 1 करोड़ की, हमने उसको रिवाइज किया 1 करोड़ 12 लाख असेसमेंट बनी। हमने ऑलरेडी 1 करोड़ 13 लाख सैंक्शन कर दिए। 55 लाख उसमें से लाभार्थियों को दे दिए गए हैं और 82 लाख जो है जिसपे जोरों से काम चल रहा है, आने वाले कुछ समय में एंड टारगेट डेट से पहले वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैं दिल्ली की बात नहीं बताना चाहता हूँ। JNU में जो कांग्रेस ने मकान बनाए थे वो ना कंप्लीट हुए, और पैसे केंद्रीय सरकार से गई और स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है उस पर मैं समय नहीं लूंगा। पर हेल्थ पे मैं फाइनली कुछ फिगर देना चाहूंगा। वैक्सीन पे कल तक 56 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर की गई थी। कल दिल्ली में 1,25,000 वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिनेश जी और हम जब हम यात्रा पे चले, पहले हम वैक्सीनेशन सेंटर गए दोनों दिन, परसों भी और कल भी। फिर हम गुरुद्वारा साहब गए, मंदिर गए ब्लेसिंग लेने। पर दिल्ली में के पास अभी भी 5 लाख डोजेस हैं। मैंने हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख भाई मंडाविया जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कमाल की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, रोज हम 70-80 लाख को आप वैक्सीनेट कर देते हो। अच्छा मान लीजिए अगस्त के महीने के बाद क्या होगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि सितंबर में उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 20 करोड़ वैक्सीन मिलेगी
और अक्टूबर में 30 करोड़। भाई साहब, अगर हम 60 करोड़ कर लेते हैं, 56 करोड़ तो कल हो ही गई है, अगर हम 60 करोड़ कर लेते हैं अगस्त के महीने में, और उसके बाद 50 करोड़ और आ जाएगी, तो मुझे याद ये आ रहा है, एक युवा नेता है हमारे, उन्होंने बहुत जोर जोर से पूछा, मोदी जी हमारी बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? तो मैंने उस समय सोशल मीडिया में उनको उत्तर दिया, उनका नाम लेते हुए, कि राजस्थान में तो कुछ कूड़े में फेंकी गई, और पंजाब में वो हम लोगों ने, आपकी जो सरकार है वहां पे, उन्होंने मुनाफाखोरी की है। देखिए, सच्चाई ये है कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। उसका मतलब है इसके लिए वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट और बाकी जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट को करना चाहिए था, और उन्होंने नहीं किया। और फिर जब हमें लगा कि नहीं हुआ, मोदी जी ने एकदम फार साइटेड तरीके से देख के जनवरी में जब ये काम शुरू हुआ, क्या किया? उन्होंने डोमेस्टिक वैक्सीन मैन्युफैक्चर, मुझे याद है विपक्षी दल है, उन्होंने कहा कि ये भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन बना रही है, इनको क्यों अनुमति दी गई है जब इनके 3rd स्टेज के ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए? भाई, कौन इनको समझाए कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यूज की गई है, साथ साथ जो अलग फैसिलिटीज हैं वो भी होंगी। तो भारत में मुझे तो समझ नहीं आता, कभी मेरे को लगता था ये हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की निंदा करते हैं, क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। शायद हो सके वो चाहते थे कि जो महंगी वैक्सीन इंपोर्ट होनी है उसके लिए केस बनाने के लिए, हो सकता है। और ऑक्सीजन के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। दिल्ली की जनसंख्या और मुंबई की करीब सिमिलर, 2 करोड़ होनी चाहिए पॉपुलेशन। यूपी की जो है 20 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली में ऑक्सीजन डिमांड मुंबई और यूपी से इतनी ज्यादा क्यों डिमांड की गई? मैं आपको कुछ फिगर देना चाहूंगा इसको। तीन मई 2021 को दिल्ली और मुंबई में जो टोटल केसेस थे बिल्कुल बराबर के करीब थे। मुंबई में 92,000 थे और दिल्ली में 95,000। अगर ये आंकड़े ठीक है, और है क्योंकि ऑफिशियल फिगर्स हैं, ये क्योंकि मुंबई की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उस समय 275 MT थी, मिलियन टन, और दिल्ली की रिक्वायरमेंट 900 मिलियन टन थी। दिल्ली with a population of 2 crores claimed that उनको 900 मिलियन टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत है 30 अप्रैल को, जबकि उत्तर प्रदेश जिसकी पॉपुलेशन 20 करोड़ है स्टेटेड दैट नीडेड 800 मिलियन टन, उससे कम। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो सब पब्लिक रिकॉर्ड में मैं नहीं आपके सामने आपका समय लूंगा, पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो तो मेरे साथ आप अलग से भी बैठ जाते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने क्लेम किया था कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, जरूर होंगे। मैं कौन होता हूँ? मैं हेल्थ मिनिस्टर नहीं हूँ, तो मुझे ये पता, अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। जब महामारी आई तो क्या हुआ ना, मोहल्ला क्लिनिक। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि 1500 ऑक्सीजन प्लांट देश भर में हमने बनाए। कोई और हमारे जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, इकोनॉमिक बॉडीज हैं, आप में से लोग जहाँ पे जरूरत है आप ऑक्सीजन प्लांट बना रहे। तो अभी जो स्थिति स्टेबलाइज हुई है, इसमें हम चाह रहे हैं
मैंने एमपी का शायद मिलियन टन का मेट्रिक टन, सॉरी इफ यू स्पीक फॉर टू, हाँ, बट अभी सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से ये सब सुधार एकदम आ गया था। और हमने तो ये नहीं कहा था कि आप प्रोक्योर नहीं करिए, पर उन्होंने प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश की, ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया, जब उसका रिस्पांस नहीं आया तो हमारे पास आ गया। तो हम भी प्रोक्योर कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, हम कोई नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में थोड़ा टीके बांट रहे हैं, हमें आप ही को स्टेट्स को दे रहे हैं कि आप मुफ्त वैक्सीन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहीं पर रोकता हूँ। अब आपके कोई प्रश्न हो तो। सर मेरा सवाल है, आप दिल्ली के निवासी हैं, आपने दिल्ली को शुरू से देखा है, जो शीला दीक्षित गवर्नमेंट के टाइम में काम हुआ और आज केजरीवाल की सरकार है, आप क्योंकि पूरा दिल्ली घूम रहे हैं, सड़कों पे भी घूम रहे हैं, बाजार भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, क्या आपको कोई इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है? देखिए, दिल्ली में हमने जो काम किया उसमें तो बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, बाकी किया है। देखिए, विकास जो होता है इसमें कंटिन्यूटी होती है। तो शीला दीक्षित जी के समय में जो काम हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए था स्टेट। इनके प्रोजेक्ट्स कई हैं जिनमें टाइमलाइंस, बजटरी फिगर्स ओवररन होती है। हमने जो काम किए, हमने जो यूडीएफ से पैसा लगाया है, वो प्रोजेक्ट करते गए, हम साथ साथ करते गए। और हमारा तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक मोदी जी की सरकार का नया नियम है कि आप शिलान्यास करें, वो साथ साथ में उसका प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हो। देखिए, दिल्ली में डेवलपमेंट फिलॉसफी जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, आपको याद होगा 2002 में हमने मेट्रो की पहले 40 या 50 किलोमीटर का स्ट्रेच इनॉग्रेट किया। आज दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली में करीबन 370-75 किलोमीटर लाइन ऑपरेशनल है। कल जिन भी इलाकों में मैं गया हूं, चाहे वो वेस्ट दिल्ली तक तो पहुंची हुई थी, बाकी आगे आउटर दिल्ली, बाकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में सब जगह मेट्रो कनेक्टिविटी। और मेट्रो, देखिए, आप सुधार की बात करते हैं डेवलपमेंट में, प्री कोविड मेट्रो डेली राइडरशिप had gone up to 65 lakhs a day। ठीक है, तो हमने, और मेरा मतलब मेरे पास पूरी लिस्ट है, एनेक्स में आपको भिजवा देता हूं कि दिल्ली में केंद्रीय सरकार ने किया। मैं तो यही इंकरेज करूंगा कि हम लोग सब मिलकर, इंक्लूडिंग दिल्ली गवर्नमेंट, इसमें आगे बढ़े। मैं नया मंत्री बना था, मुझे याद है, तो दिल्ली मेट्रो में जो फेयर फिक्सेशन कमेटी होती है उसने एक अवार्ड दिया था। 8 साल से किराया नहीं बढ़े, 8 साल से। और उन्होंने कहा कि क्योंकि 8 साल से बढ़े नहीं है, 2 सेगमेंट में करेंगे, पहले थोड़ा फिर बाद में। वो पहला तो इंक्रीज हो गया था, मैं नया मंत्री बना तो खूब हल्ला किया लोगों ने, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेट्रो पे अगर किराया बढ़ जाएगा तो मेट्रो राइडरशिप नीचे हो जाएगी। और मैंने कहा राइडरशिप नीचे नहीं होती है। दिल्ली मेट्रो बनी थी 28,000 करोड़ का लोन लेके जापान जाइका से, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो लोन तो वापस करना है। अगर आप एक लोन वापस नहीं करेगा, अगले के लिए कहाँ मिलेगा? तो ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी जो है, जहां जाओ 300 बिजली यूनिट बिजली मुफ्त प्रॉमिस कर दो, वो पंजाब में भी करा है। बड़े बड़े पंजाब को देखो तो सही, पंजाब में स्थिति क्या है। तो ये मुफ्त पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, उनसे शहर बढ़ते नहीं। शहरों की तरक्की होती है हमारी जैसे मोदी जी जैसे नीतियों के कारण। मेरा सवाल है, जो शीला दीक्षित जी के टाइम पर पावर हाउस की झुग्गियाँ हटी थी और यहाँ पुल बन गए, वो बेचारों का डीडी में पैसा भी जमा है और आज तक उनको जगह नहीं मिली, भड़कते फिर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, स्पेसिफिक इश्यूज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। आप मेरे को आगे मिलिए। कल मैं गया यात्रा के दौरान, कुछ बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरे सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप आइए, कहिए कि मैं इस जगह में रहता हूँ, मेरे घर के बाहर शौचालय काम नहीं कर रहा, मैं उस लेवल की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आपको समझाता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि उनके पास वो झुग्गियों में रहते थे, वो डीडीए के कुछ फ्लैट बने हुए थे, उन्होंने वहां पे जाके पहुंच गया। क्या मैंने जब पता किया
निकला क्या कि उन्होंने वहां पे 20 साल से रह रहे। तो डीडीए मना नहीं कर रहा, पर डीडीए के जो अधिकारी वो कह रहे हैं भाई जो सर्वे किया बकायदा और झुग्गी तोड़ी है, उनको आज तक कुछ नहीं मिला। अरे भाई मैं अगर 20 साल पहले 25 साल पहले झुग्गी तोड़ी है तो ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे आंसर दूंगा, पहले बता तो दो, बैठूंगा मैं जवाब दे दूंगा। ये सारे प्रश्न हम कर सकते हैं बाद में। सर रसोई गैस में 25% फिर से बढ़ गए। किसके? रसोई गैस। देखिए ये ऐसा है कि रसोई गैस के पैसे 25 रुपए बढ़ गए होंगे, डीजल के मैंने देखा 20 रुपए आज कम हो गए हैं। 20 पैसे 20 पैसे 20% एक आपको समझा रहा हूँ। 25 रुपए बढ़ के और 20 पैसे कम हो गए तो नहीं, क्या फर्क पड़ा? नहीं। जनता को तो और भारी पड़ गया। देखिए 20 पैसे देना आप मेरी सुन लीजिए बात, कौन पैसे बढ़ाता है कौन कम करता है सुन लीजिए। 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उन्होंने डीरेगुलेट कर। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय दाम होगा वो उसका असर यहाँ पड़ेगा। तो जो डीजल है और हाई स्पीड तो क्या मतलब पेट्रोलियम है वो वर्ल्ड प्राइसेस पे डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूँ आपको, अप्रैल 2020 में महामारी के कारण इंटरनेशनल प्राइस तेल की $19 पर बैरल हो गई। फिर जिस दिन मैं मंत्री बना उस समय $75 पर बैरल थी। केंद्रीय सरकार जो है वो 1 लीटर पे 32 रुपए एक्साइज लगाती है और उस 32 रुपए एक्साइज एक तरफ, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वैट लगाती है परसेंटेज। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र की सरकार या कोई और प्रदेश की सरकार 40% वैट लगा रही है तो अगर मान लो ये इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो उनकी परसेंटेज भी बढ़ जाती है। पर ये हम उस 32 रुपए जो लीटर से लेते क्या करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1 वर्ष 80 करोड़ लोगों को 3 टाइम का मुफ्त अनाज दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला स्कीम और कई कार्यक्रम होते हैं। तो हम क्या, और एक और चीज मैं बता दूं उसके बाद फिर किसी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार जो थी 2014 या 15 में उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। 14 में तो हमारी सरकार आ गई, उससे पहले उन्होंने ऑयल बॉन्ड फ्लोट किए। भाई आप जो भी हो मेरी मदद कर रहे हो बहुत बहुत मैं नहीं तो मैट्रिक बेल्जियम टच हो जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, 1,34,000 के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। उन्होंने अपना पेट्रोल और डीजल का दाम कंट्रोल रखने के लिए, और वो जो प्रॉब्लम है हमें पास ऑन कर दी। अब मेरा कहना ये नहीं है कि देखिए उस पेट्रोल बॉन्ड्स और ऑयल बॉन्ड्स को फ्लोट किए थे, हमें इस साल भी 20,000 करोड़ देना था। तो ये जो प्राइसेस है इसकी जो पूरी जानकारी है मैं आपके साथ बैठ के, अभी एक स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा कम किया, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो कम कर सकती है। इसका असर किस पे पड़ता है, और हमें पूरी इस विषय पे सेंसिटिविटी है और हम अपनी तरफ से जो कदम उठा सकते हैं उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ब्लेंडिंग, जब मैं राजदूत था ब्राजील में, हम लोग चाह रहे थे कि एथेनॉल बायोफ्यूल्स की ब्लेंडिंग 5% 15 स्टेट्स और यूटीज में हो। 5% के लिए हमें एथेनॉल नहीं मिलता था, आज हम 10% कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, इसको 20% तक ले जाने जा रहे हैं। गैस हम जो है 6% से 15% ले जा रहे हैं। इस पे कई हम कदम उठा रहे हैं, पर मेरी उम्मीद ये है कि ये जो गैस की, डीजल की और पेट्रोल प्राइसेस है ये स्टेबल तब होंगी जब इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जो अवश्य स्टेप्स हैं वो उठाएं। मतलब आने वाले साल में शिवसेना MP Sanjay Raut has just made a statement. He is saying that Jan Ashirwad Yatra, many people fear that Jan Ashirwad Yatra is going to be a welcome gate for the third wave. अरे मैडम इधर उधर हो रहे हो आप। Sanjay Raut, शिवसेना लीडर संजय राउत।
I'm aware of who Mr. Sanjay Raut is. Tell him that I have taken note, and the statistics which we monitor on a daily basis, we don't stop celebrating when our Olympians win medals. We do not stop seeking the blessings of people when we need those blessings, and we do not desist from taking our message to the people on the government's policy. There was more, and I shouldn't say this, but look at the scenes when concerned leaders are not wearing masks and are in close proximity to each other and in the well of the house. That is my answer. सर, कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया है कि जो आप ऑयल बॉन्ड का इंटरेस्ट दे रहे हो वो कम है एज कम्पेयर टू जितना आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो एक्साइज ड्यूटी से। तो उनका कहना है कि आप लोगों को राहत नहीं पहुंचाने दे रहे हो और आप देखिए कांग्रेस के कौन से निर्मला सीतारमण ने जो फिगर फ्लोट किए हैं उन्होंने बोला कि वो फ्लॉड है, वो कल उन्होंने एक प्रेस में जारी किया। इस पे आप क्या कहना है? देखिए, Congress is entitled to say whatever it wants, but the Congress will be taken seriously जब उनकी जो figures हैं वो देख add up। देखिए, कांग्रेस ने ये कहा कि आप वैक्सीन की अनुमति ना दें भारत बायोटेक को। कांग्रेस ने ये भी कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दें परमिशन टू दे, हमने दे दी। जहां तक पेट्रोल प्राइसेस की बात है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट किया था 2000 और एक बार आप डीरेगुलेट कर गए हो तो आप कांग्रेस में अगर एबिलिटी हो इंटरनेशनल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, मैं तो डिटेल में नहीं जाना चाहता, जो उनके फिगर्स हैं वो ऑन ईच ऑफ देम दे आर फ्लॉड। जो 1,34,000 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ द ऑयल बॉन्ड्स और उनकी मैच्योरिटी 15 साल में होती है और इस साल मैंने जो है 20,000। बाय द वे, टैक्सेशन इज नॉट माय सब्जेक्ट। ओके, सो नो, बट निर्मला जी ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी 2 दिन पहले बड़ा दिया, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा, तो इसका जवाब मिल जाएगा। कांग्रेस की इस समय स्थिति ऐसी है कि केरला में और वेस्ट बंगाल में उन्होंने चुनाव लड़ा विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। पंजाब में उनके यहाँ जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें सिविल वॉर हो रहा है अंदर, ओके, और आने वाले अब में पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, नहीं वो तो so all I'm saying is they are a little preoccupied. So मेरा रिस्पॉन्स ये है कि कांग्रेस प्रीऑक्युपाइड है और उनको जो मेन हमारे सामने इश्यूज हैं उन पे थोड़ा गौर करके अब ये कहना कि इंटरनेशनल प्राइसेस इस समय आप एक कमोडिटी की देखें और वहां देखें उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स कितनी उस पे वैट लगा रही है, उनको बोलो आप इतना ही कंसर्न है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलो वैट कम कर दे। धन्यवाद। सर, अफगानिस्तान का क्योंकि अभी मैटर चल रहा है, ऐसे में ये भी खबरें आ रही है कि 306 है और बाकी जो हमारी विदेश मंत्रालय उस पर पूरी वो कर रही है। उससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। विदेश मंत्रालय प्रतिदिन शायद 4 बजे ब्रीफिंग भी करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। बाकी मेरे मंत्रालय के साथ जो जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं आप उस पर अगर चर्चा करना चाहें तो मैं आपके साथ। अरे हाथ पीछे करो, मैं उसने भी लगे है। अरे भैया एक भाई साहब बहुत आप पूछ लीजिए, फिर आप पूछ लीजिए। मेरा सवाल ओजोन के ऊपर है। जब पिछले विधायिका के इलेक्शन हुए थे तब भी वहाँ पे आपने जाके बोल दिया था कि ओजोन हो जाएगा। मनोज तिवारी जी ने भी बोला था और कई वहाँ पे जो उपस्थित कई लोगों ने बोला था, लेकिन पिछला आपका जो कार्यकाल भी समाप्त हो गया, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कि इलेक्शन आने के साथ ही आपको फिर से ओजोन नहीं आता? देखिए आप जो कर रहे हैं थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आपका सवाल पूछना सही है। पहले आप समझिए ओजोन है क्या। दूसरी बात, हमने जो कहा था और कल भी मैंने कहा, अगर एनजीटी की तरफ से या किसी और इन्वायरमेंटल की एजेंसी की तरफ से कुछ आता है
तो हमें उसका पालन करना पड़ेगा, पर हम उसमें भी रास्ता निकाल रहे हैं। मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूँ, मैंने कल भी बोला कि जो रेजिडुअल प्रॉब्लम्स हैं ओजोन में, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पड़ती हैं, जो अभी एक्सक्लूड हुए हैं, उसका भी हम तरीका ढूंढ रहे हैं कैसे उनको आगे बढ़ाएं। सर, कॉलोनियों को नियमित करने, इसके अलावा हाउसिंग और लैंड पूलिंग, इन तीनों को लेकर कोई डेडलाइन है क्या? क्योंकि दिखता नहीं जमीन पे कुछ भी। क्या इस कॉलोनियों को नियमित करने की जो मुद्दे आपने दिल्ली के बताए हैं, कॉलोनियों को नियमित करना, लैंड पूलिंग और तीसरा हाउसिंग, देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया कि हमने ये 20 साल से चीज रखी आ रही थी। 2019 अक्टूबर को हमने बिल पास किया, और आपको भी जानकारी है, मुझे भी है, कि ये जो महामारी है, जो आपका शत्रु है, विच इज द एनिमी, 25 मार्च 2020 में, मतलब 4 महीने के अंदर कोविड आ गया, तो उससे काम थोड़ा रुका है, पर उसमें भी अगर हम 8-10 लाख रजिस्ट्रेशन चाह रहे हैं तो 4.5 लाख तो हो गए। तो इसलिए मैंने ये बोला कि हम आने वाले हफ्तों महीनों में सब जगह कैंप्स लगाएंगे, जहाँ पे हमारे अधिकारी, हमारे पार्टी के लोगों से मिलके उनकी सहायता कर सके कि ज्यादातर रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशंस आगे लाएं, और आगे जो अगला स्टेप है लोन लेने में भी मदद कर सके, और बाकी जो काम है उसमें बोला डेडलाइन मेरी तरफ से अनरियलिस्टिक होगी, क्योंकि अगर एप्लीकेशन का रिसीव, अगर मान लो 30 लोग बैठे हैं यहाँ पे, 30 में से 10 आए सिर्फ रजिस्टर करने के लिए, तो डेडलाइन मैं बाकी 30 के भी आप कैसे दे दूंगा। दूसरा लैंड पोलिंग का मैंने बताया 6,800 कितने हेक्टेयर हो गए। अभी भी कल मैं जहां गया था, इन सब नीतियों का बहुत स्वागत है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जो बुरारी में था, तो वहां मनोज जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है 6 लाख से अधिक, हम चाहते हैं कि यहाँ डीडीए का फील्ड ऑफिस हो, क्योंकि जो वहाँ के नागरिक वहां से उठ के जाएंगे कहीं और समय लगेगा। तो मैंने कहा मैं फील्ड ऑफिस बनवा दूंगा। मुझे जहां जुटी वही मकान, उसके मैं पूरे टेंडर का डेट बता सकता हूँ। टेंडर फ्लोट हो गए, कुछ हुए, कुछ में बिड नहीं आए, वो रीफ्लोट हो गए। इसलिए ये मंत्री के लिए, किसी भी मंत्री के लिए सोशल और डेवलपमेंट स्कीम्स में हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं डेडलाइन कंप्लीशन। और ये आपकी बात में मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। कोई नथिंग इज इन साइट मैं बताता हूँ कितनी इन साइट है, मैं एग्जैक्ट आपको फिगर देता हूँ। वो कहां से आया, आप कांग्रेस वाले और आप आदमी वालों से पूछिए। उन्होंने मुझे कहा था कि जब उन्होंने बोला 2021 तक हमारा वो कंप्लीट होगा, तब मैंने कहा तो करने वाले नहीं है। तो हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल अलग किस्म का है, हम लोग कहते हैं कर दिखाते हैं। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, मैं कांग्रेस को सीरियसली लेते हैं, कांग्रेस के पास जाइए, क्या है नॉन सीरियस पार्टी है। अरे भैया, कांग्रेस ने आपकी तिजोरी को खाली कर दिया था, 1,34,000 करोड़ की अपनी प्रॉब्लम आगे कर दी थी। फार्म लोन भी जब मैं याद है, जब मैं बाहर से आया था 70,000 करोड़ माफ कर दिए। एक किस्म की नीति ये होती है, आप करते जाओ, अगले के लिए प्रॉब्लम अगली जनरेशन की करते हैं। भैया आप उस किस्म का काम नहीं करते हैं, और आपको ये जो कांग्रेस की कैलकुलेशन है, आप हमारे प्यारे युवा नेता को रिक्वेस्ट करिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और वहां पे आपको उनसे ये सवाल पूछिए कि ये पेट्रोल का प्राइस और डीजल का प्राइस उनको जितनी है, अगर कोई चाहिए तो मैं अपना एक्सपर्ट भेजूंगा। Can you come one by one please? There is a gentleman there. You had a सर मेट्रो फेज 4 का जो काम है वो 3 लाइन में जो पास हुई थी उसके बाद से आगे बढ़ नहीं पाया है। मैं आपकी सहायता लेके अरविंद जी को रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा जो बाकी उनकी तरफ से कंकरेंस आने को जल्दी करें। मैं वही कहना चाहता हूं कि अभी आशा पॉइंट का भी उसमें उद्घाटन होना था, लेकिन वो उसका ऐसा है अभी हमने दो करने थे ना, वो कुछ हमें जानकारी मिली, थोड़ा सा वहाँ पे लिंक रोड पे काम रहता, इसलिए मैंने कहा
कि इसको कंप्लीट करने के तो मेट्रो लाइन शुरू होगी पर उसमें कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, तो उसमें प्रॉब्लम। भाई आप मेरी तरफ से सिफारिश कर देना ना अरविंद जी को, मेरे तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आते हैं मुझे मिलते हैं, मैं कहूंगा कि मेरी तरफ से नहीं है, मेरे भाई साहब जो है पत्रकार वरिष्ठ उन्होंने भी ये कहा, मैं ये कह दूंगा। हाँ मैं सब आदेश राज हूँ डीडी न्यूज से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको ध्यान में रखकर यह जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। और भाई साहब जन आशीर्वाद यात्रा देश भर में की जा रही है। मोदी जी ने अपने 7 जुलाई के नए मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री जोड़े, 12 महिलाएं, 11 SC ST, उनका परिचय नहीं हम करवा पाए। 11 मिलाए की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 मिलाए 12 ओबीसी ये चलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रॉडली, अगर 11 का 110 नहीं। देखिए ऐसा है, मेरे साथ मेरे मंत्रालय में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में कौशल किशोर जी, मैं कल रात को लेट जब लौटा मैं उनसे चर्चा कर रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा उनका भी, सब जगह स्वागत हो रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, जनसभाएं हो रही है। तो इसका उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली में तो कोई चुनाव नहीं है, ये है दिल्ली में भी। वैसे हमारी डेमोक्रेसी में 5 वर्ष सब जगह कोई ना कोई तो होता रहेगा। जब हम लोग ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का बिल लाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझसे ये क्या कहा गया कि ये 2020 की आपके चुनाव को, मैंने कहा मेरे भाई हम तो इसको 2014 से कर रहे हैं, तब आपने हमें विश्वास दिलवाया कि अभी करने जा रहे हैं 2015 में 2016 में। तो ये ऐसा होता है कि ये नीतियां जो है, अब मैं एक लास्ट आपको फिगर देता हूँ, ये हमारे भाई साहब थे, वो कांग्रेस से बहुत प्रभावित है, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं आपको बताता हूँ, आप आगे आ जाओ। देखिए ये जो अर्बन स्पेस है, अर्बन सेक्टर है, कांग्रेस की जो सरकार थी 2004 और 14 में, इनकी सब योजनाएं मिलाकर सारी टोटल इन्होंने खर्चा किया 1,57,000 करोड़ 10 साल में। मोदी जी की सरकार जब आई मई 2014 में, हमारी योजनाएं शुरू हुई जून 2015 से लेके आज तक 6 वर्ष में हमने इसके 6.5 गुना किया, 11 लाख करोड़ से अधिक हमने काम किया। क्या किया? प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। और ये जो लोग कहते हैं ना ये छोटी छोटी बातें, नहीं आप इसको करें तो उसका ये हो जाएगा, पता नहीं इनका लॉजिक कहां से आता है। देखिए सरकार को भी तो अगर वेलफेयर स्कीम्स में अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज 1 वर्ष के लिए देना, फ्री वैक्सीन देनी है, तो कहीं का रेवेन्यू सोर्स होगा। अरे हम तो करते हैं इन चीजों से, कुछ लोग दारू के ठेके नीलाम करके कर लेते हैं। अब मैं क्या और जवाब दूं? सर एक लास्ट सवाल सर एमसीडी का चुनाव आने वाला है, एक सवाल एमसीडी के चुनाव से रिलेटेड है। अभी लगातार हम पिछले 5 सालों में जब से आम आदमी पार्टी का सेकेंड टर्म आया है, फंड का इशू बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि एमसीडी को फिर से यूनाइट करने की जरूरत है? देखिए कई विषय आप देखिए, आप बड़े एक्टिव है जर्नलिज्म में, आप एकेडमिक सेक्टर में भी बड़े सुझाव आते हैं। अब दुनिया भर में हमारी जो 74th अमेंडमेंट, कई लोग कहते हैं, मैं समझता हूँ कि मेयर भी 1 साल के लिए नहीं होना चाहिए। मेयर का जैसे आप देखिए न्यूयॉर्क जैसे शहर में, वहाँ मेयर की जो टेन्योर होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, और वो एक किस्म के सिविक इश्यूज पे, सिटी पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में बहुत प्रपोजल्स हैं, चाहे एमसीडीज को मिलना चाहिए, किसी अंदर से आएगा ना डिसीजन। हम थोड़े ना बैठ के बाहर से इसको करेंगे, हम वी कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। बट मैं समझता हूँ इस पे अलग से हमें चर्चा करनी चाहिए, और अगर थोड़ा समय होता जा रहा, मैं 1-2 क्वेश्चन और ले सकता हूँ, उसके बाद मेरी मीटिंग। So madam, you also asked about who's stopping you? Who's stopping you? Take off your mask so I can hear. Your second last question. Sir, basically, as a union minister, I know it's not related to your ministry, but as a union minister, there is some observation that has come from the Madras High Court, which says that CBI should be an autonomous body. They should not be a caged parrot. So, being in the center, how do you react to it? I tell you something.
My advice to you is please direct this comment of whoever it is to the Home Ministry. I mean, why should I be, as the Union Housing and Urban Affairs Minister or the Petroleum and Natural Gas Minister, passing comments or entering either the Law Minister's domain or the Health Minister's domain? I am talking about those issues, madam, which are germane to my Jan Ashirwad Yatra of yesterday and day before, and the issues which came up. And some of those issues which came up, I'm agreeing to answer questions. But you know what a particular court or what a particular political personality said. I mean, you'll appreciate, and you started by that, and by saying you will understand now. You ever want to have my views off the record? It's probably always drop in for a coffee. सर, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर एक सवाल है। जी मैडम। कांग्रेस कह रही है लगातार कि जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, पश्चाताप यात्रा बीजेपी को निकालनी चाहिए, क्योंकि फिर आप कांग्रेस वाले क्यों क्या कह रहे हैं? विपक्षी पार्टी तो कहे। तो मैं इन चीजों को सीरियसली लेते हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, कांग्रेस एक अच्छी नेशनल पार्टी थी जिन्होंने हमारे को इंडिपेंडेंस दिलवाने में बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन है। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई, एनी बेसेंट वकील थे, लॉयर्स थे। उसके बाद महात्मा गांधी और उनके दरार पे हमें एक मास मूवमेंट बनी, but somewhere along the way they are losing their way। अब उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। आप कांग्रेस को स्टडी करेंगे तो एक G23 एंटिटी है, उसको भी स्टडी करिए। अब वो उनके आपस के उनकी टेंशन पॉइंट्स हैं। इसलिए मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर अगर कांग्रेस में किसी ने कोई टिप्पणी दी है तो इस अनफेयर का आप मुझसे पूछें, आप उनसे पूछिए आप क्यों कह रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वासवानी चले बताइए सर, जो आपकी जो यात्रा निकल रही है उसमें आपको कुछ शिकायतें भी लोगों की आती होंगी? देखिए, मेरे को आज मैंने रिपोर्ट किया अपने बारे। मेरे राजनीतिक जीवन इज नॉट इनसिग्निफिकेंट इन द सेंस कि मैं अभी यहाँ तो मैंने देखिए कल जो इलेक्ट्रिसिटी देखी, मैंने जो उत्साह देखा हमारी महिलाओं में, कार्यकर्ताओं में, फिनोमिनल। देखो, शिकायतें नहीं आई। मैंने आपको एक इंसिडेंट दिया, एक जगह हमारी यात्रा को रोका, उन्होंने बोला देखिए हम इन डीडीए घरों में 20 साल से रह रहे हैं और पहले हम झुग्गियों में थे। मैंने पता क्या, वो डीडीए नहीं करी, उनको नोटिस भेजा हुआ। कोई अधिकारी डीडीए का भी कौन अधिकारी थोड़ा कर सकता है। उन्होंने बोला कुछ वो दे दो जो आपको बेसिक अमाउंट है एक्सेट्रा। एक जगह मैं गया था जिसमें बताया, वहां पे मैं भी बड़ा घबराया। वो डीएसआईडीसी का जो मामला है वो वार्ड 44 का, इसके अलावा मेरे पास कोई शिकायत कहीं नहीं से आया। बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिली। हाँ, कोई कह रहा है कि ये मेरा काम है, इसको करवा दीजिए। वो तो हम लोग पॉलिटिकल लाइफ में है, सुबह से लेकर रात तक वही करते हैं। नहीं, दिल्ली सरकार हमारे बारे, दिल्ली सरकार के बारे में, दिल्ली सरकार के बारे में शिकायत तो वो 10 जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, उन्हें पता लगेगा कि सड़क ठीक है। अब मैं थोड़ा दिल्ली की सड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।